मैं डॉक्टर फरफंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। आज मैं बी पार्ट थर्ड का एक मजमून जिसके बारे में मैंने कल बताया था, जदीद नज़्म उसका आगे का बकिया बताऊंगी। जदीद नज़्म की कई फॉर्म हैं। उसमें एक फॉर्म है आज़ाद नज़्म, जिसको हम इंग्लिश में फ्री वर्ड्स कहते हैं। फ्रांसीसी शायरी में इसे वर्ड्स लीवर कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे फ्री वर्ड्स कहा जाता है और उर्दू में आज़ाद नज़्म कहलाती है। T.S. फ्रेजर ने इसका तारुफ इन जुमलों में किया है। द टर्म फ्री वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन वेरी वाइड वेज। फ्री वर्ड्स की बुनियाद ये तसव्वुर है कि हैयत को मवाद का ताबे होना चाहिए, यानी बेहैयती यानी फॉर्मलेसनेस की इसकी हैयत है। इसकी ये खसूसियात हैं कि ऐसी नज़्म जिसमें कई मुख्तलिफ बहरों का इम्तिजाज पाया जाए। दूसरा, ऐसी नज़्म जो वज़न और बहर से यकसर आरी हो। फ्री वर्ड्स नज़्म नस्र की दरमियानी कड़ी की हैसियत रखती है। नज़्म को उरूज के मसनूई आहंग से निजात दिलाकर इसकी बुनियाद बोलचाल के फितरी आहंग पर रखी गई है। यानी आज़ाद नज़्म वो है जिसमें वज़न तो होता है मगर उरूज और बहर की कामिल पाबंदी नहीं होती। इसके अलावा काफिया नहीं होता। इसमें मिसरों का बराबर होना जरूरी नहीं, लेकिन तसलसल जरूरी है। उर्दू शायरी में फ्री वर्ड्स के तजर्बे को आज़ाद नज़्म का नाम दिया गया और दूसरी जबानों की हैयत की तरह उर्दू नज़्म की हैयत में फ़र्क पड़ा। इस पर उर्दू ज़बान के मखसूस मिजाज, औज़ान, बहर, मिजाज मौसीकी का गहरा असर है। इसलिए आज़ाद नज़्म बहर के मखसूस तसव्वुर और मिसरों के उसूल से तो आज़ाद हो गई, लेकिन वज़न के आहंग से आज़ाद न हो सकी। मौलाना हाली आज़ाद नज़्म की हिमायत में यूँ लिखते हैं कि यूरोप में आजकल ब्लैंक वर्ड्स यानी गैर मुकफ़ा नज़्म का बनिस्बत मुकफ़ा नज़्म के ज़्यादा रिवाज है। अगरचे काफिया भी वज़न की तरह शेर का हुस्न बढ़ा देता है, जिससे कि उसका सुनना कानों को नहायत खुशगवार मालूम होता है और इसके पढ़ने से ज़बान ज़्यादा लज्जत पाती है। मगर काफिया और ख़ास कर ऐसा जैसा कि शोराए अजम ने इसको नहायत सख्त कैदों से जकड़बंद कर दिया है और फिर इस पर रदीफ का इजाफा फरमाया है। शायर को बिलाशुबा इसके फराइज के अदा करने से बाज रखता है। जिस तरह सनाए लफ्जी की पाबंदी मानी का खून कर देती है, इसी तरह बल्कि इससे बहुत ज़्यादा काफी के कैद अदाए मतलब में खलल अंदाज होती है। आज़ाद नज़्म लिखने वालों को इस बात का एहसास था कि काफिया और रदीफ के साथ अच्छी शायरी तो की जा सकती है, लेकिन अक्सर शायर का जहन अपने असली ख्याल को भूलकर काफिये की मुनासबत में गुम हो जाता है। आज़ाद नज़्म शेरी तजर्बे की ताजगी और तवानाई का बेसाख्ता इजहार है। शेरी बहर के बुनियादी खुसूसियत को अल्फाज की परतों में तहलील करने के लिए उसे आज़ाद छोड़ना ज़रूरी है। इसलिए ख्याल या जज्बे पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती। जज्बे की इस खुदकारी और खुद तश्कीली का नाम आज़ाद नज़्म है। तजर्बा जितना नाजुक और नादिर होगा, आज़ाद नज़्म भी उसकी मुनासबत से नाजुक होगी। तजर्बा जितना खारदार और तीखा और खुरदुरा होगा, आज़ाद नज़्म के आहंग में भी यही खसूसियात होंगी। यानी शायरी के दाखिली और खारजी अनासिर एक दूसरे में तहलील हो जाते हैं। उर्दू की पहली आज़ाद नज़्म के मुतालिक तज़ाद है। किसी ने शरर के मंजूम ड्रामे को पहली आज़ाद नज़्म कहा है, किसी ने तसद्दुक़ हुसैन खालिद के सर सहरा बांधा है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन कहते हैं, शरर ने मंजूम ड्रामे में आज़ाद नज़्म की दागबेल डाली, लेकिन वो इसके फौरन बाद जरा एहतियात के साथ इस राय का इजहार करते हैं कि डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन खालिद
نے 1925 میں آزاد نظم کو بطور فن اردو میں متعارف کروایا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی بھی دو متضاد باتیں کہتے ہیں۔ آزاد نظم کا چراغ یوں تو شرر کے ہاتھوں روشن ہو چکا تھا، لیکن شرر اپنے وقت سے کچھ پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ وہ زمانہ آزاد نظم کی ترویج و اشاعت کے لیے سازگار نہ تھا۔ اردو میں باقاعدہ طور پر آزاد نظم کو پیش کرنے والے اولین شعراء تصدق حسین خالد، نون میم راشد ہیں۔ تصدق حسین خالد، انہوں نے بے تکلف ہو کر آزاد نظم کی صنف اختیار کی۔ ان کا مجموعہ سرود نو 1948 میں شائع ہوا، جس میں 100% آزاد نظمیں ہیں۔ ان کے یہاں مصرے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں، پورا بند ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سارے مصروں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھا جائے تو جملے کی تشکیل اور معنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ایک شام، پہاڑوں کی بلندیوں سے بڑھتے سائے گرتے آ رہے ہیں، شام کی افسردگی میں ایک سرخ ڈور سی افق کی جھل ملا رہی ہے، وادیوں میں ایک اداس راگنی کی گونج سی لپک گئی، برہ کی آگ نغمہ بن کے جاگ اٹھی، افق کی ڈور ٹوٹ کر کسی عمیق غار سیاہیوں میں ڈوب گئی، اداس راگنی کی گونج چیخ بن کر رہ گئی۔ نون میم راشد آزاد نظم کی ابتدا کرنے کا اعزاز تو حاصل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے فکر و فن سے آزاد نظم کو وہ ترقی دی کہ اسے نقطۂ عروج پر پہنچا دیا۔ اس نامقبول صنف کو مقبول بنانے میں ان کا اہم رول ہے، اس لیے راشد اور آزاد نظم ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو گئے۔ ایک دوسرے کے بغیر دونوں کا تصور ناممکن ہو گیا۔ ان کی نظموں کا مجموعہ محاورہ منظر عام پر آیا تو احساس ہوا کہ راشد کی شاعری میں